सो गाइज कैसे सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिलेक्स कुमार पे। एंड प्यारे आज का एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड चैप्टर रह चुका था अम्ल क्षार और लवण, उसके थर्ड पार्ट के बारे में। जी गाइज जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। इस वीडियो के अंदर हमने अम्ल क्षार के लवण वगैरह, अम्ल और क्षार और लवण के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार के तीसरा पार्ट। तो चलिए प्यार दोस्तों शुरू बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। क्या होती है पीएच स्केल, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, किसी विलेन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसके लिए? H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का निर्माण किया गया। पीएच में पीएच क्या है? पुष्टांश अर्थात पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच 7 होता है तो उदासीन विलयन होता है, और पीएच 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, और पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय विलयन प्रदर्शित करता है। प्यार दोस्तों आगे मैं आपको स्केल के माध्यम से बताने वाला हूँ कि पीएच का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखो, ये स्केल 0 से 14 तक पीएच याद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, HCl हो गया, H2SO4, HNO3, ये सब के सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। जबकि CH3COH और H2CO3 क्या है? प्रबल अम्ल है। ये H+ आयन की मात्रा होती है। इस प्रकार अम्ल की मात्रा घटते क्रम में चलती है। बात करते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के बारे में। तो NaOH, KOH और CaOH2 इनका बढ़ता क्रम, पर यह प्रबल क्षार का घटता क्रम इस प्रकार होगा। और NH4OH की बात करें तो OH आयन की मात्रा का निर्धारण। प्यार दोस्तों ये होती है पीएच स्केल। इसके अंदर 7 होते हैं, उस पर उदासीन होता है। यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार होते हैं। यदि आप इस तरफ 7 से इधर 0 की तरफ जाते हो तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और 7 से इधर की तरफ जाते हो तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, और 7 पे होता है तो उदासीन होता है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। इधर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी और इधर H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी। ये एक पीएच स्केल होती है। यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर 7 होता है और यहाँ पर 14 होता है। ठीक है, इस स्केल में ये नंबर होते हैं। इधर की तरफ जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है और इधर की तरफ जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो इस प्रकार आप अम्ल और क्षार का निर्धारण कर सकते हैं पीएच स्केल के माध्यम से। अब हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो, पौधों में वे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील है। उसका पीएच 7.0 से 7.8 की पीएच के प्रयास के बीच ही कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब यह 5.6 से कम हो जाता है तो वे अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, और मिट्टी का पीएच की बात करें तो देखो, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षारीय पदार्थ मिला सकते हैं, जैसे जिप्सम। जब खेत में अम्ल या क्षार की मात्रा में कुछ परिवर्तन होता है तो आप जिप्सम रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच के बारे में। तो देखो, हमारा उदर जो स्टोमच होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन के में सहायक होता है। अपचय की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। ठीक है, इस दर्द को मुक्त होने के लिए एंटासिड इसे इनो बोल सकते हो, जो कि एक क्षार होता है ना, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दांतों पे क्या परिवर्तन पड़ता है जब पीएच में परिवर्तन होता है। तो मुख्य पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। दांतों का इनेमल दंत लवलक होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुख्य पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। फिर दोस्तों बात करते हैं पशुओं में पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, नेटल की बात करें तो डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है।
प्यार दोस्तों, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड पाया जाता है, जो चमड़ी के ऊपर जब मधुमक्खी काटती है तो जलन पैदा करती है। तो उसके लिए आप किसी भी प्रकार के सार का प्रयोग करते हो तो आपकी जलन कम हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं लवणों का पीएच। तो प्रबल अम्ल और प्रबल सार जब जुड़ते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होता है और पीएच 7 से अधिक होता है, NaCl। ठीक है, प्रबल अम्ल की बात करें और दुर्बल सार की बात करें तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है जिसका पीएच 7 से कम होता है, वो NH4Cl होता है। प्रबल सारक और दुर्बल अम्ल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सारकीय लवण पीएच 7 से ज़्यादा होता है, CH3CONa होता है। ठीक है, साधारण नमक से रसायन। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एनोड और कैथोड दो चीज़ लगी होती है, एनोड और कैथोड। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन बना होता है वो NOH इसके अंदर वियोजित हो जाता है। तो Na2Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस उत्पन्न होती है। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। कहते हैं उपयोगी तो ईंधन मार्गिन के लिए, जल की अवस्था, PVC, CFC के लिए HCl होता है, वो इस्पात की सफाई और औषधियों में काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज़ बनाने के लिए काम आता है। Cl2NOH का जो विरंजक चूर्ण होता है वो घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। बात करते हैं विरंजन चूर्ण की। तो प्यार दोस्तों देखो, शुष्क बुझे हुए चूने में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम का विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और H2 गैस बनती है। उपयोग की बात करें तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए काम लिया जाता है। ठीक है, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मेजा विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में काम लिया जाता है। पीने वाले जल का जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में काम लेते हैं। एक होता है बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, जब NaClOH2 CO2 NH4Cl2 रिएक्शन करते हैं तो NaHCO3 बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक खाना पकाते समय गर्म करने में इसमें विभिन्न विक्रियाएं होती है। बेकिंग सोडा का उपयोग घरेलू जितने भी खाद्य व्यंजन बनाए जाते हैं उनमें इनका प्रयोग CO3 के तोड़ते हैं तो Na2CO3 और H2O CO2 का निर्माण होता है। उपयोग की बात करें तो बेकिंग पाउडर बनाने में काम लिया जाता है। इस सभी क्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी एक कवक में कमी रुक जाता है तथा इससे मुलायम स्पंज हो जाता है। इसे एंटीसीड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। बात करते हैं धोने का सोडा, इसे बोलते हैं दावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारकीय लवण होता है। Na2CO3 और TnH2 के जल के अणु बनते हैं तो Na2CO3 और TnH2 का दावन सोडे का अणुसूत्र का निर्माण होता है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के अंदर किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा। प्यारे दोस्तों बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसे बोला जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, जिप्सम की जब 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का क्या करता है, त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट जिसे हेमिड्राइटेड अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। ठीक है, इसके अंदर ये सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर पूर्ण जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। देखो, CaSO और हाफ H2 का अणु होता है जिसके साथ एक जल का अणु पूर्णतः और आधा और जल का अणु तो 1.5 अणु H2 का अणु जब इसके साथ जुड़ता है तो CaSO4 2H2 का अणु का निर्माण होता है जिसे जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी। तो आपकी दूसरी जो यूनिट है, दूसरा जो चैप्टर है वो पूर्णतः पूरा हो चुका है। कल हम बात करने वाले हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों कल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।